तो चैप्टर 3 है ना आपका। चैप्टर 3 का और लास्ट टॉपिक है हमारा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का हमने बारे में पढ़ा था। फ्रिक्शन की हमने इक्वेशन में पढ़ी थी कि फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन F/(Cl2) होता है म्यू आर। यही पढ़ा था ना हमने। म्यू क्या होता है? कांस्टेंट, ठीक है। और आर क्या था? रिएक्शन की फोर्स, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, ठीक है। कोफिशिएंट कांस्टेंट जिसमें मैंने बताया था हर सरफेस की दो सरफेस की कोफिशिएंट की कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ना। हमने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पढ़ा था इसको। ये क्या था? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन थी क्योंकि कांस्टेंट होती है, हर सरफेस की अलग कांस्टेंट होती है। मेटल की अलग होती है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू, लकड़ी की अलग होगी, वुड की अलग होगी, रबर की अलग होगी। हर मटेरियल की कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू डिफरेंट होती है, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की टाइप्स कितनी है? फ्रिक्शन टाइप से पहले आता है स्टैटिक फ्रिक्शन। पहला नाम है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? जब कोई बॉडी इट इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट दैट रेजिस्ट एबिलिटी टू स्टार्ट मूविंग द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज नॉट लिमिटिंग फ्रिक्शन। जब कोई बॉडी या आपके टेबल के ऊपर एक किताब रखी हुई है, टेबल के ऊपर एक किताब रखी हुई है, तो वो कौन सी फ्रिक्शन कहलाएगी? स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन उस किताब को रोकने की कोशिश करेगी कि मूव ना करें। टेबल के ऊपर किताब रखी हुई है, किताब मूव तो नहीं करेगी, तो कौन सी फोर्स रोक रही है? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन उस किताब को रोके हुए कि वो मूव ना करें, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट पर वो फोर्स जो उसको रेस्ट पे मजबूर कर देती है रहने पर कि वो रेस्ट पे रहे, वो कहलाती है स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू, वो मैक्सिमम वैल्यू, वो कहलाती है लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी फर्स्ट करो स्टैटिक फ्रिक्शन है, आप में किताब है, आपने किताब रखी हुई किताब, एक बहुत भारी, अब बात करो आपने टेबल के ऊपर किताब हटा गया, मैं भारी से ब्लॉक रखती हूँ, उसमें भी स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। अब उस भारी ब्लॉक को किसी बच्चे को बोले धक्का दो तो उसे नहीं लेगा, हालांकि फोर्स लगा रहे हैं। अब कोई बड़ा आदमी धक्का देगा, जैसे हाथ से लगा तो हिलेगा। अब एक आदमी अपने हाथ से उस ब्लॉक को धक्का दे रहा है, बस सिर्फ 2 उंगली से धक्का दे रहा है, 2 उंगली से धक्का दे रहा है, वो पहले फोर्स बल्कि हल्के लगाता है, हल्के से बढ़ाते भी फोर्स बढ़ाएगा, ठीक है। अब वो ब्लॉक के ऊपर हल्के से पहले फोर्स लगा रहा है, ठीक है, लगा रहा है, हिलेगा वो ब्लॉक? नहीं हिलेगा, हल्के से फोर्स लगाना। वो अभी वो लगा रही, वो स्टार्ट कर रहा, डायरेक्ट ज़्यादा फोर्स नहीं लगा रहा, पहले हल्के से फोर्स लगाएगा, फिर वो अपने फोर्स बढ़ाता जाएगा। तो एक बंदा जो है टेबल पर ब्लॉक रखा हुआ है, उस पर पहले हल्के से फोर्स लगा रहा है, वो ब्लॉक नहीं हिल रहा, उसे फोर्स बढ़ाया, ब्लॉक नहीं हिला, मतलब और फोर्स बढ़ाया, ब्लॉक नहीं। अब उसने ज़्यादा फोर्स बढ़ाई तो ब्लॉक हिल, जैसे ही उसका ब्लॉक हिला, ठीक है, वो जो फ्रिक्शन की फोर्स, जब मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स मतलब वो आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन को रोकने की कोशिश कर रही थी, जब स्टैटिक फ्रिक्शन की फोर्स मैक्सिमम हो गई, ठीक है, जब वो मैक्सिमम फोर्स जिस पर ब्लॉक हिल गया, तो हम कहेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की वो मैक्सिमम फोर्स इस पर ब्लॉक जैसे ही हिलना शुरू हो जाएगा, वो कहलाएगी लिमिटिंग फ्रिक्शन। समझ आई? स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम फोर्स। अब आप हल्के से फोर्स दोगे ब्लॉक के ऊपर तो नहीं लेगा ना वो, हालांकि आप फोर्स तो लगा रहे हो, तो क्यों नहीं हिल रहा? क्योंकि आप फोर्स अभी लगा रहे हो, स्टैटिक फ्रिक्शन की फोर्स ज़्यादा है, अभी आपकी फोर्स लगाई हुई फोर्स कम है, ब्लॉक नहीं हिल रहा। लेकिन जब आप ज़्यादा फोर्स लगा हुआ, जैसे ही ब्लॉक हिलना, जैसे जस्ट स्टार्ट होगा हिलना, वो फोर्स कहलाएगी फ्रिक्शन की लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। और लिमिटिंग फ्रिक्शन से पहले जब जितनी फोर्स लगा रहे थे, वो कौन सी कहलाएगी? स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ आ गई बात ये? अब दूसरा आता है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन कौन सी फ्रिक्शन की फोर्स होती है? कुर्ती लगा देना। अब काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होती है? इट इज द फोर्स दैट रेजिस्ट द मोशन ऑफ अ मूविंग। जब भी कोई बॉडी मूव कर रही होती है ना, जब भी कोई बॉडी मूव कर रही होती है, तो क्या उसके ऊपर भी फोर्स लग रही होती है फ्रिक्शन की? एक बॉल को आपने ग्राउंड के ऊपर रोल कराया, फुटबॉल को रोल करा दिया, तो फुटबॉल तो हमेशा तो नहीं चलती चली जाएगी ना, ऊपर रुकेगी, उस पर एक फोर्स लग रही है फ्रिक्शन की, वो है काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। कार, आपने बच्चे की साइकिल है, 3 पहियों वाली साइकिल होती है ना, आपने उसको धक्का दे दिया, तो थोड़ी देर आगे जाएगी,
मोशन होगा ना, कार मूव करेगी, बच्चे की साइकिल मूव करेगी, थोड़ी देर आगे रुक जाएगी, इसका मतलब उसको भी फ्रिक्शन की फोर्स लग रही है। तो जब भी कोई बॉडी मूव कर रही होती है, मूव करते वक्त जो फ्रिक्शन की फोर्स लग रही होती है वो कहलाती है काइनेटिक फ्रिक्शन। अच्छा, स्टैटिक फ्रिक्शन जो हमने पढ़ा ये हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होती है, याद रखना। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होती है काइनेटिक फ्रिक्शन से, समझ आ गई बात है। अब तीसरा है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइड करना और रोल करने में फ़र्क तो पता है ना? स्लाइड करने और रोल करने में फ़र्क क्या है पता सीधे तरीके से जाती है और है? बॉडी बिल्कुल सीधे स्टेट में जाती है, लेकिन तो रोल में भी सीधे स्टेट में जा रही होती वो है, पूरी उभरी होती है ना। जा तो सीधी रही होती है ना, बॉल से सीधी जा रही होती है ना। वो तो सर्कुलर मोशन बॉल रोल कर रही होती है, आप कह रही हैं आप? वो रोल करके एक ही पाथ पे जा रही होती है, लेकिन वो रोल स्लाइड में भी एक ही बात पे जा रही होती है, लेकिन वो रोल लाइनियर में होती है, हैं? लीनियर में होती है, हैं? लीनियर में होती है, वो रोल नहीं कर रही, वो मतलब सीधी जा रही है। हाँ ठीक है, एक चीज़ है, लेकिन असल डिफरेंस बता रहा हूँ। देखो, स्लाइडिंग फ्रिक्शन में आप में कोई चीज़ स्लाइड कर रही है, तो जो बॉडी स्लाइड कर रही होती है और जिस सरफेस के ऊपर स्लाइड कर रही होती है, दोनों ज़्यादा इस जगह घेरते हैं। स्लाइड करने वाली बॉडी और ये सरफेस, दोनों का कांटेक्ट में होते हैं ना आपस में, वो ज़्यादा कांटेक्ट, यानी टच बहुत ज़्यादा बड़ा हिस्सा टच कर रहा होता है। जो बॉडी स्लाइड कर रही थी उसका बड़ा पार्ट और जिसके ऊपर स्लाइड कर रही थी उस पार्ट, दोनों का बड़ा पार्ट टच कर रहा होता है आपस में। जबकि रोल करते वक्त आप क्या, जैसे गाड़ी है या बॉल है, बॉल का सिर्फ एक छोटा सा नीचे का मामूल, पूरी बॉल तो नहीं टच कर रही ना ज़मीन को, बॉल का सिर्फ नीचे वाला इतना सा हिस्सा, ज़मीन का भी थोड़ा सा हिस्सा वो टच कर रहा होता है। तो स्लाइड में बड़ा पार्ट, दोनों बॉडी का ज़्यादा बड़ा हिस्सा, बड़ा पार्ट ये एक दूसरे को टच कर रहा होता है। रोल में दोनों बॉडी का छोटा सा हिस्सा टच कर रहा होता है, ये फ़र्क है, ठीक है। तो ये अब हम पढ़ रहे हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। वन बॉडी स्लाइड ओवर द अदर बॉडी। जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर जब स्लाइड कर रही होगी तो भी फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, वो फ्रिक्शन कहलाएगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जब कोई बॉडी दूसरे बॉडी पे स्लाइड कर रही होगी तो क्या स्लाइड करती हुई बॉडी रुकती नहीं है? वो भी रुकेगी ना, वो भी रुकेगी। जब कोई बॉडी स्लाइड करेगी दूसरी बॉडी पर, इसको वहाँ मतलब यार, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी को स्लाइड कर रही होगी तो स्लाइड करते हुए तो जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही होगी वो कहलाएगी स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब है रोलिंग फ्रिक्शन, मतलब बॉडी मूव्स ऑन व्हील। जब कोई बॉडी व्हील्स के ऊपर घूम रही है, तो गाड़ी व्हील्स पे घूम रही होती है, या आपकी बॉल जो है ज़मीन पे घूम रही होती है। जब कोई गाड़ी व्हील्स पे घूम रही है, जो गाड़ी या बॉल ज़मीन के ऊपर रोल कर रही है, उस वक्त जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा वो कहलाएगा रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो 4 टाइप के फ्रिक्शन देखिए, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। वहाँ ले जाओ उसको, ठीक है। तो हमने ये देख लिया। अब एडवांटेज है फ्रिक्शन के एडवांटेज। फ्रिक्शन क्या अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है? तो दुनिया में कोई चीज़ मुकम्मल अच्छी नहीं होती और कोई चीज़ मुकम्मल बुरी नहीं होती। तो फ्रिक्शन के फ़ायदे भी हैं, फ्रिक्शन के नुकसान भी हैं। फ्रिक्शन के फ़ायदे क्या हैं? फ्रिक्शन की वजह से हम ज़मीन के ऊपर चलते हैं, हमारे पैर के नीचे स्लीपर जो होती है या शूज़ जो होते हैं वो ज़मीन से फ्रिक्शन की वजह से रुक पाते हैं और हम मज़े से चलते हैं। अगर आप कभी ऐसे सरफेस पर चले जाएँ जहाँ ऐसे स्लीपर पहने हुए हो, तो बिल्कुल फ्लैट हो, और जिस सरफेस पर चल रहे हो वो सरफेस बिल्कुल फ्लैट हो, उसको पानी भी पड़ा हुआ हो, तो हम आसानी से चल सकेंगे? स्लिप करेंगे ना, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन बिल्कुल ही कम हो गई। तो फ्रिक्शन का फ़ायदा हुआ, इसका मतलब हम चल सकते हैं, फिर फ्रिक्शन नहीं होगी तो हम स्लिप भी करते रहेंगे, हम चल ही नहीं पाएंगे। ये फ़ायदा फ्रिक्शन का। कार के देखो, ये कार के टायर दिए हुए, कार के टायर में कट्स देखते हो, कट्स लगे हुए होते हैं, कट्स जिसमें गैप आ रहा होता है छोटे, तो गैप क्यों बनाया जाता है? इसीलिए कि ज़्यादातर फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो, ताकि कार को जैसे ही आप ब्रेक लगाओ फौरी तौर पर कार रुके। यानी आपने ब्रेक लगाया यहाँ पर और रुक रहे 1 मीटर के फासले पर या 10 मीटर के फासले पर, जब तक हमें ठोक दिया इसको ठोकना था। तो होता क्या है, अब कार का टायर क्यों चेंज करते हो?
जब इसके देखो ये जो कट्स होते हैं वो ख़त्म हो चुके, देखो बिल्कुल फ्लैट हो जाती है ना टायर के टायर, कार के या बाइक के टायर जब बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं तब बोलते भाई कार का टायर चेंज कर दो। क्यों चेंज कर दो भाई, टायर तो है, चेंज क्यों कर रहे हो? क्योंकि वो अब जब ब्रेक लगा रहे होते हो तो ब्रेक लगता नहीं है, आप ब्रेक लगाते हो यहाँ पर, यहीं पर रुके, वो रुकते हुए 10 फुट के फासले पर जाके जिसको रोकने जिससे बचना हो रहा था उसी को जाकर मार देते हैं। तो आप बोलते हो भाई इसका टायर बिल्कुल फ्लैट हो गया है, इसमें अंदर जो कट्स है वो सारे घिस गए, बिल्कुल फ्लैट हो गया है, अब वो ब्रेक ही नहीं लग रहा, मुझे फौरी ब्रेक चाहिए, वो ब्रेक लग ही नहीं रहा। तो इसीलिए गाड़ी के टायरों में कट लगाए जाते हैं ताकि आप जैसे ब्रेक मारो जिस जगह पर मारो उस जगह ब्रेक रुक जाए। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। फ्रिक्शन फायदे कितने हुए, और फ्रिक्शन ना होती तो हर आदमी कार लेके दूसरे को ठोक रहा होता। ठीक है, तो ये एडवांटेज, ये फ्रिक्शन के एडवांटेज के फ़ायदे हुए। अब नुकसान क्या होता है भाई? फ्रिक्शन के डिसएडवांटेजेस में क्या है भाई? डिसएडवांटेज में क्या है, जब भी किसी दो बॉडी आपस में टच होगी तभी फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा ना। जब भी दो बॉडी आपस में टच होगी, दो सरफेस आपस में टच होगी तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा। जब दो सरफेस आपस में टच हो रही होती है, आपस में टच हो रही होती है तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। अब मशीनों के अंदर बहुत, जितनी भी मशीनें, बहुत सारी मशीनें या कार के अंदर बहुत सारे जब एक कॉम्प्लेक्स किस्म की मशीन, किसी भी टेक्सटाइल मशीनरी में जाओ या ज़्यादा टेक्सटाइल मशीनरी की बात होती है, तो टेक्सटाइल मशीनरी जितनी बड़ी बड़ी टेक्सटाइल मिलें जो होती हैं, उनकी जितनी बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, उसमें क्या होता है, बहुत सारे रिंग्स होते हैं मशीनों के अंदर, बहुत सारे एक उसके ऊपर दूसरा रिंग चढ़ा हुआ है और ये रिंग अंदर घूम रहा है, ऊपर वाला अंदर ही ऊपर खड़ा हुआ है, तो ये कंटिन्यू घूम रहा होता है, ऊपर वाला अपना खड़ा होता है, तो क्या होता है आपस में रगड़ खा रहे होते हैं, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा होता है। इस फ्रिक्शन से क्या होता है, क्या है, वो मूव करते 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 वक्त आता है वो घिसना शुरू हो जाता है, घिस जाता है, तो फिर क्या कहते हैं, स्लिप करना शुरू करता है। अब आप बटन दबाते हो कि भाई मूव करें, वो वैसे ही बैकर बटन दबाई मूव करके वो घिससे आपस में दोनों टच हो रहे थे, पहले दोनों में फ्रिक्शन थी, तो आप बटन दबाते थे, वो मशीन की चलनी शुरू हो जाती थी और आपका काम हो जाता था। अब जब आप बटन दबाते हो, अब होता क्या, दोनों आपस में मिक्स होते होते घिससे ऐसा हो जाता है कि फिर वो आप बटन ना भी दबाओ तो ऑटोमेटिकली वो फ्रीली मूव कर रहा होता है। तो ये रगड़ का नुकसान हुआ, फ्रिक्शन नुकसान हुआ कि आपस में जो दोनों टच में थे, तो टच में होने की वजह से वो पहले तो ऑपरेट प्रॉपर कर रहे थे, और जब आपस में प्रॉपर करते करते जब दोनों मेटल के सरफेस थी, दोनों आपस में करते करते एक वक्त आगे से आया, दोनों टच होते होते, तो आप क्या करते हैं उसमें, क्या करते हैं, जैसे सिलाई मशीन चल रही है, समझ रहा हूँ, सिलाई मशीन में सबके घर में सिलाई मशीन होती है ना, सिलाई मशीन में देखा है ना, डालते हैं तेल, डालते हैं ऑयल, डालते हैं, क्यों डालते हैं, सिलाई मशीन की जितनी भी गरारियाँ जिसे कहते हैं या अंदर छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं वो आपस में दूसरे अटैच होते हैं, एक पार्ट मूव कर रहा है, दूसरा पार्ट दूसरा अटैच मूव कर रहा होता है, तो होता क्या है, मूव करते करते एक दूसरे को घिसना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को घिस देते हैं, यानी तो आगे इतनी मोटी कोई उसकी
गिरारी या कोई पार्ट है वो दूसरे दोनों पार्ट आपस में यूँ ये आपस में टच में होते हैं, ये मूव करेगा तो फिर ये मूव करेगा, मूव करते 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 एक दूसरे को घिसना शुरू कर देगा। दो चीज़ आपस में रगड़ करेगी तो घिसेगी ना एक दूसरे को, होता क्या घिसना शुरू रहती है। तो उसको घिसने से बचने के लिए कि वो फ्रिक्शन प्रोड्यूस ना हो तो क्या करते हैं, इसमें ऑयल डालते हैं। ऑयल क्या जाता है, ऑयल जाता था बस को ये एक मेटल का एक पीस है, तो मेटल के पीस आपस में ऑयल के बीच में आकर बैठ जाते हैं यहाँ पर। अब बीच में जब ऑयल आ जाएगा तो क्या होगा, ये जब यूँ मूव करे फ्रीली मूव करेगा तो घिसने तो रगड़ कम से कम पैदा होगा। तो वो मशीन क्या होगा, हम कहते हैं मशीन सिलाई मशीन जाम हो गई यार, चल नहीं बहुत जान ताकत लगानी पड़ती है सिलाई मशीन में। जब आप उसका आप सिलाई मशीन का ऑयल ना डालो उसके अंदर और उसे इस्तेमाल करते रहो तो चलते चलते फिर वो जाम हो जाती है बिल्कुल। क्यों होती है कि अंदर की जितनी भी मशीनरी होती है, अंदर के जो भी पार्ट्स होते हैं वो आपस में चलते चलते रगड़ खाते खाते बिल्कुल क्या तो एकदम जम जाते हैं। अब पहले तो जो नई नई मशीन होती है वो चल रही होती है, क्योंकि उसमें वो सारा काम ये बिल्कुल नहीं होता। बाद में वो सवाल होते वो आपस में रगड़ खाते बाद मरतबा एक जगह जम जाते हैं। तो आप जब प्रेशर लगाते हैं तो बोली सिलाई मशीन में चल नहीं रही। इसी तरह टेक्सटाइल मशीनों में, तमाम मशीनों में जहाँ बहुत सारे पार्ट्स आपस में इन कॉन्टैक्ट होते हैं, कॉन्टैक्ट में होते हैं, इसे कहना है कॉन्टैक्ट में होना, कम इन कॉन्टैक्ट। जब भी किसी भी मशीनरी के दो पार्ट्स आपस में कॉन्टैक्ट में होते हैं, वो दोनों आपस में मूव कर रहे होते हैं, तो मूव करने की वजह से उनमें फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, एक तो हीट प्रोड्यूस होती है। आप देखते हैं ना भाई, कहते हैं फला मशीन है, इस मशीन को ज़्यादा देर मत चलाओ, गर्म हो जाएगी। मशीनें गर्म होती हैं तो क्यों गर्म होती है, क्योंकि उनके पार्ट्स मूव करते कंटिन्यू चलते वो हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो एक नुकसान तो ये हम पढ़े डिसएडवांटेज। तो एक तो नुकसान है कि हीट प्रोड्यूस होती है, एक नुकसान क्या है कि हीट प्रोड्यूस होती है, दूसरा क्या है वो आपस में जाम हो जाती है, ठीक है। और बात मतलब और घिसना शुरू हो जाती है, घिस जाती है। अच्छा